फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और हम जो है करने जा रहे हैं प्लासी का पहला युद्ध 1757 मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है वो उसका यह वीडियो है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्रैश कोर्स में प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो यह वीडियो जो प्लासी का पहला युद्ध 1757 का है, इसमें हम डिटेल से जानेंगे क्योंकि यह मेंस राइटिंग और प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है यूपीएससी का उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इसको लिया और इसमें बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी तीनों को मिला करके इसको हमने सेट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। तो प्लासी एक स्थान है, जगह है जो कि कहां पर है तो नादिया जिले से 22 किलोमीटर दूर है, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, और यह वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो यह डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो सेना था उसका सेनापति कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव था। किंतु इस युद्ध की कंपनी जीत नहीं मान सकते क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि क्लाइव से षड्यंत्र कर लिया था। यानी इस जीत को हम कंपनी का वास्तविक जीत का दर्जा नहीं देते हैं क्योंकि इस युद्ध में गद्दारी हुआ था। क्योंकि मीर जाफर जो नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे उसने इसको धोखा दिया था और उसकी वजह से यह युद्ध जो है हारना पड़ा हो। इसके बारे में हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है क्योंकि यही युद्ध होता है जहां से अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस भारत में बढ़ जाता है और वह कंपनी से धीरे धीरे सत्ता हथियाने लगता है। तो आगे हम जान रहे हैं यहाँ पर कि इस युद्ध में कंपनी को बहुत लाभ हुआ। लाभ तो वो आई थी व्यापार हेतु किंतु बन गई राजा। इस युद्ध में प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को कर्नाटक के तीसरे और अंतिम युद्ध में निर्णायक रूप से हरा दिया था। इस युद्ध के बाद बेदरा के युद्ध में कंपनी ने डच कंपनी को हरा दिया था। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्रांसीसी को, डच को हराना शुरू कर देते हैं। इस युद्ध की जानकारी जो है कहां से मिली है तो लंदन के इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वहां भारत की गुलामी के समय 20,000 दस्तावेज उपलब्ध है। वहां उपलब्ध दस्तावेज के हिसाब से अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। तो आप देख सकते हैं अंग्रेज के पास मात्र 300 सिपाही और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। अंग्रेजी सेना का सेनापति तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि आमने सामने का युद्ध हुआ तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और युद्ध हार जाएंगे। क्लाइव ने कई बार चिट्ठी लिखकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बताया भी था कि इन दस्तावेजों में क्लाइव की 2 चिट्ठियां भी है जिसमें उसने प्रार्थना की अगर प्लासी का युद्ध जीतना है तो मुझे सिपाही दिया जाए। तो रॉबर्ट क्लाइव बार बार प्लासी युद्ध से पहले सिपाही का जिक्र करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखते थे चिट्ठी कि हमको अधिक से अधिक सिपाही चाहिए, क्योंकि यह आपको जो प्रमाण है ब्रिटिश लंदन हाउस लाइब्रेरी में से आपको यह प्रमाण चिट्ठियां अभी भी दस्तावेज के रूप में प्रमाण कर रही है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने तब 2 जासूस लगाए और उसने कहा कि जो पता
कि जो पता लगाओ कि सिराजुद्दौला के फौज में कोई ऐसा आदमी है जिसे हम रिश्वत दें, लालच दें, रिश्वत लालच में अपने देश से गद्दारी कर सके। उसके जासूसों ने पता लगाया कि हाँ, एक उसी का सेना का एक आदमी ऐसा है। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर ये सब पता लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन सा रिश्वतखोरी और लालच के लोभ में हमारे साथ आएगा। तो जो रिश्वत के नाम पर बंगाल को बेच सकता है, अगर आप उसे कुर्सी का लालच दें तो वे बंगाल को 7 पुश्तों के लिए भी बेच सकता है। और वो आदमी था मीर जाफर। मीर जाफर जो था नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको अपनी लोभ में, सत्ता के लोभ में अपने आप को पूरी तरह से रॉबर्ट क्लाइव को सौंप देता है। यहाँ पर जो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कल बंगाल का नवाब बनेगा। तो ये बात ना रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो उसने मीर जाफर को एक पत्र लिखा। कंपनी ने इसके बाद कठपुतली नवाब मीर जाफर को सत्ता दे दी, किंतु ये बात किसी को पता ना थी कि सत्ता कंपनी के पास है। नवाब के दरबारी तक उसे क्लाइव का गधा कहते थे। कंपनी के अफसरों ने जमकर रिश्वत बटोरी, बंगाल का व्यापार बिल्कुल तबाह हो गया। इसके अलावा बंगाल में बिल्कुल अराजकता फैल गई। इस तरह से पूरी तरह से बंगाल में अराजकता फैल जाती है। प्लासी के युद्ध के यहाँ पर हम जानेंगे डिटेल से कारण और परिणाम क्या क्या हुए हैं। तो मेन रूप से यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट निकलेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत लाभकारी होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी युद्ध का अत्यंत महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए युद्ध को भारत में निर्णायक युद्ध में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलीवर्दी खान ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थी। बड़ी लड़की छसीटी बेगम निसंतान थी। दूसरी और तीसरी में से एक पुत्र थे जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। वे सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो आपने यहाँ पर जाना प्लासी युद्ध के बारे में और डिटेल से आगे जान रहे हैं। इसके मेन कारण जो है बिंदुवार से जानेंगे। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को अलीवर्दी की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष अवश्य भावी हो गया। अतः 23 जून 1757 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा। इसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अनेक कारण थे जो इस प्रकार है। अब जो कारण का जो है विवरण पॉइंट वाइज हम करेंगे। यहाँ पर युद्ध के अनेक कारणों में से थे आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष क्या था कि गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज नवाब बनना चाहता था, जिसमें छसीटी बेगम और उनके दीवान राजवल्लभ और मुगल सम्राट का समर्थन उसे प्राप्त था। इसलिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि इसी के चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। नवाब ने शौकतगंज की हत्या कर दी। उसके पश्चात उसे अंग्रेजों से मुकाबला करने का निश्चय किया। अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, ये इंपोर्टेंट कारणों में से एक कारण है। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ धनी प्रांत था और बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। नवाब उसे पसंद नहीं करता था। व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग एक कारण ये भी है। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। वे अपनी व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देसी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचती थी। नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग बंद करने का निश्चय किया, तो अंग्रेजों संघर्ष पर उतर आए।
अंग्रेज द्वारा किलेबंदी। अंग्रेज द्वारा किलेबंदी किया जाना भी एक कारण है। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। अतः दूसरे देश में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उन्हें युद्ध की आशंका थी। इसीलिए अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने किलेबंदी करना शुरू किया। नवाब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंग्रेज द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देना। तो अंग्रेज द्वारा जो है बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो उसे 3 दरबार लगती थी और उसके अधीन निवास करने वाले राजाओं, अमीर, विदेशी जातियों के प्रतिनिधियों को दरबार में उपस्थित होकर उपहार भेंट करना पड़ता था कि वे नए नवाब को स्वीकार करते हैं। परंतु सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों का कोई प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। इसके चलते दोनों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ती गई। कलकत्ता पर आक्रमण। जब नवाब ने किलेबंदी रोकने को आदेश जारी किया तो अंग्रेजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे किलों का निर्माण करते रहे। इस पर नवाब क्रोधित हो उठा और 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और अंग्रेज की पराजय हुई और कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। यहाँ अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समक्ष टिक नहीं पाया। इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में काफी अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार किए गए। कालकोठरी की दुर्घटना बहुत फेमस दुर्घटना है। कालकोठरी की उपर्युक्त लड़ाई में नवाब ने 146 अंग्रेजी सैनिकों को कैद कर लिया। एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में उन्हें बंद कर दिया गया, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 से 10 फीट थी। इस अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था। चूंकि गर्मी का दिन था और युद्ध के परिम थे और 123 सैनिक की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई। इस बंद कोठरी में ये अंग्रेज सिपाही को बंद कर देते हैं। इससे 123 सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। 23 सैनिक बचे, जिसमें से हावले एक अंग्रेज सैनिक भी था। उसी के इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेजों को दी गई। इसी दुर्घटना को कालकोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। इसके चलते अंग्रेजों का क्रोध भड़क उठा और वो नवाब से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार। तो अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेज ने शीघ्र ही कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मानिकचंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया, लेकिन वह अंग्रेजों को मित्र और शुभचिंतक था। फलतः अंग्रेजों की विजयी हुई कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई। अंग्रेज को फिर से सभी तरह के व्यवहारिक अधिकार उपलब्ध हो गया। मीर जाफर के साथ गुप्त संधि। यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इसी समय अंग्रेजों ने नवाब को पदच्युत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसमें नवाब के भी कई लोग शामिल थे, जैसे कि राय दुर्लभ, प्रधान सेनापति मीर जाफर और धनी व्यापारिक जगत सेवक। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और उसके साथ गुप्त संधि की। इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया कि उन्हें अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और इसी का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने नवाब पर 22 जून 1757 को आक्रमण कर दिया। प्लासी युद्ध के दौरान में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। मीर जाफर तो पहले ही अंग्रेजों से संधि कर चुका था। फलतः नवाब की जबरदस्त पराजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, नवाब की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्लासी के युद्ध के जो परिणाम है वो है कि प्लासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई, अंग्रेजों को नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था और विश्वासघात का प्रदर्शन था। इतिहासकार पनिवकर के अनुसार प्लासी का युद्ध नहीं परंतु इसका परिणाम काफी महत्वपूर्ण निकला, इसीलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्ध में से स्थान उपलब्ध है, क्योंकि इसी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई।
क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी है। वास्तव में यह एक क्रांति थी क्योंकि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की धारा में महान परिवर्तन आ गया। एक व्यापारिक संस्था ने बंगाल की राजनीतिक बागडोर अपने हाथों में ले ली और विभिन्न प्रकार के परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। राजनीतिक परिणाम यहाँ पर क्या आया कि इसके राजनीतिक परिणाम भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके द्वारा एक व्यापारिक संस्था के हाथों में राजनीतिक अधिकारों का समावेश हुआ और भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हुआ। वस्तुतः यह ब्रिटिश राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्व था। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु यह एक अयोग्य व्यक्ति था। इसके अयोग्यता का फायदा उठाते हुए बंगाल का वास्तविक शासक अंग्रेज बन गए। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग साफ होता गया। सिराजुद्दौला के हटने से अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ने का फायदा मिला। मुगल साम्राज्य के लिए भी B+ का परिणाम घातक सिद्ध हुआ। बंगाल से प्रति वर्ष मुगल शासक को अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन अब यह आमदनी समाप्त हो गई। अंग्रेजों को भारतीय नरेशों का कमजोरी की जानकारी मिल गई। भविष्य में उसने उसका काफी फायदा उठाया और उत्तरी भारत का विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यहाँ पर आप परिणाम देख सकते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक परिणाम यहाँ पे क्या हुए हैं, तो इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को काफी आर्थिक लाभ पहुंचा। मीर जाफर ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपये, जिसमें कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। बंगाल यहाँ पे जुर्माने के रूप में इतना दिया, 1,17,00,000 रुपये दिए, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई। बंगाल की लूट से भी उन्हें काफी धन हाथ लगा। बंगाल के मठ कर्मचारियों को 12.5 लाख रुपये मिले। क्लाइव को 2,24,000 रुपये मिले। इस युद्ध के पश्चात कंपनी धीरे धीरे जागीरदार, बाद में बंगाल के दीवान बन गई। इस प्रकार इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने का अधिकार मिला। मीर जाफर ने कंपनी को घूस के रूप में 3 करोड़ रुपये प्रदान किए और व्यापार से भी अंग्रेजों ने 15 करोड़ों का मुनाफा कमाया। तो आर्थिक परिणाम अंग्रेजों के लिए काफी फायदेमंद रहा और इंडिया के लिए बेहद दुखी रहा। कंपनी को यहाँ पर बहुत सारे लाभ हैं। वहां पर देखते हैं क्या है, भारत के सबसे समृद्ध तथा घने बसे भाग में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। बंगाल के शासक पर भारी प्रभाव, क्योंकि उससे सत्ता कंपनी ने दी थी। स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी ने अप्रत्यक्ष संप्रभु सा व्यवहार शुरू कर दिया। बंगाल के नवाब से नजराना, भेंट, क्षतिपूर्ति रूप में भारी धन वसूली ये सब होने लगा। एक सुनिश्चित क्षेत्र 24 परगना का राजस्व मिलने लगा। बंगाल पे अधिकार व एकाधिकार व्यापार से इतना धन मिला कि इंग्लैंड से धन मंगाने की जरूरत नहीं रही। इस धन को भारत के अलावा चीन से हुए व्यापार में भी लगाया गया। इस धन से सैनिक शक्ति गठित की गई, जिसका प्रयोग फ्रांस तथा भारतीय राज्यों के विरुद्ध किया गया। देश से धन निष्कासन शुरू हुआ, जिसका लाभ इंग्लैंड को मिला। वहां इस धन के निवेश से ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। तो इससे बहुत लाभ हुए अंग्रेजों को। इसके बाद वो पूरी तरह से इंडिया को अपने कब्जे में ले लेता है। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और दूसरा टॉपिक पे वीडियो आप प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, तो आप प्लीज विजिट करें हमारे प्लेलिस्ट को।